फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 2 सितंबर के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उसकी डिटेल जानकारी भी देंगे। दोस्तों, आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों, इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, गुजरात राज्य में। दोस्तों, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने वाला है और इसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इसे गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है और यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य है बच्चों को खिलौनों के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार व महापुरुषों का परिचय कराना और भारतीय संस्कृति का दर्शन करवाना है। और दोस्तों, गुजरात के बारे में बात हो रही है तो गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई। राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित किया गया है। दोस्तों, CSIR द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है और इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR और CMER की आवासीय कॉलोनियों में स्थापित किया गया। इस सौर वृक्ष के स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है, जबकि इसके स्थापित क्षमता 1100.5 किलोवाट से अधिक है। और दोस्तों, सोलर ट्री को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सूर्य के प्रकाश के सक्षम प्रत्येक सौर पीवी पैनल का अधिकतम प्रदर्शन सुनिश्चित कर सके और एक सिंगल सौर वृक्ष में 35 सौर पीवी पैनल लगे हैं, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 330 पावर। दोस्तों, पेड़ की ऊर्जा उत्पादन के आंकड़ों को वास्तविक समय या दैनिक आधार पर मॉनिटर किया जा सकता है। यह पेड़ न्यूनतम शैडो एरिया की भी सुनिश्चित करेगा, जो इसे उच्च क्षमता वाले पंप, ई ट्रैक्टर और ई पावर टीलर जैसी कृषि गतिविधियों में उपयोग में उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने वियतनाम के ट्रान टुआन अन के साथ 17वें आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की परामर्श की सह अध्यक्षता की है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल तथा वियतनाम के उद्योग और व्यापार मंत्री श्री त्रान टुआन अन ने 29 अगस्त 2020 को वर्चुअल रूप से आयोजित 17वें आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में सभी 10 आसियान देशों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के व्यापार मंत्रियों ने भाग लिया और मंत्रियों ने महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सामूहिक कार्यों हेतु अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
और WTO के नियमों के अनुपालन के तहत क्षेत्र में विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं और दवाओं के प्रवाह के लिए आर्थिक और वित्तीय स्थिरता तथा आपूर्ति श्रृंखला की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। तो दोस्तों याद रखिएगा, पीयूष गोयल ने वियतनाम के ट्रान तुआन अन्य के साथ 17वें आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्शों की सह अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के अनुसंधान रिपोर्ट इकोरेप के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 21 में कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? तो इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा -10.9%। भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट इकोरैप में अनुमान लगाया गया है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 10.9% की गिरावट आएगी और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में देश की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड 23.9% की गिरावट आई है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सरकार ने भारत को कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रक्रिया सहायता के लिए 50 बिलियन लगभग 3,500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, जापान देश ने। जापान की सरकार ने भारत को कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रक्रिया सहायता के लिए JPY 50 बिलियन लगभग 3,500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है। भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विकास के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर CS महापात्रा और भारत में जापान के राजदूत श्री सुजुकी सातोशी के बीच कोविड-19 संकट से निपटने के लिए भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम ऋण के लिए नोटों का आदान प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का ऋण का उद्देश्य है कोविड-19 से निपटने में भारत के प्रयासों का समर्थन करना और भविष्य में आने वाली महामारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना और संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत के स्वास्थ्य प्रणालियों के लचीलापन में भी सुधार करना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जापान देश की सरकार ने भारत को कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रक्रिया सहायता के लिए 50 बिलियन की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय बैंक EUR 650 मिलियन का निवेश करेगा? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, यूरोपीय निवेश बैंक। यूरोपीय निवेश बैंक ने कानपुर की पहली मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए 65 करोड़ यूरो का निवेश करेगा और इस मेट्रो सेवा से शहर के 30 लाख लोगों को तेज और किफ़ायती सार्वजनिक परिवहन सेवा का लाभ मिलेगा। नई मेट्रो रेल प्रणाली सफ़र के घंटों को कम करेगी और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी में रोजगार तथा शिक्षा के नए मौकों को खोलेगी। उत्तर प्रदेश में यह दूसरी मेट्रो रेल परियोजना है जिसमें EIB सहायता कर रहा है और इससे पहले लखनऊ में मेट्रो रेल के विकास के लिए बैंक ने 45 करोड़ यूरो का निवेश किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए यूरोपीय निवेश बैंक अंतर्राष्ट्रीय बैंक 65 करोड़ यूरो का निवेश करेगा। और दोस्तों यूरोपीय निवेश बैंक के बारे में जान लेते हैं। EIB यूरोपीय निवेश बैंक की स्थापना वर्ष 1958 में रोम की संधि के अस्तित्व में आने के बाद ब्रुसेल्स में हुई थी और वर्ष 1968 में इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स से लग्जमबर्ग स्थानांतरित किया गया। यूरोपियन निवेश बैंक यूरोपीय संघ की एक ऋणदाता इकाई है जो विश्व स्तर पर बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान के रूप में जलवायु वित्त के बड़े प्रदाताओं में से एक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
वित्त वर्ष 2020-21 के Q1 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा -23.9%। वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ भी उम्मीद से ज़्यादा गिरावट आई है और पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% दर्ज की गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में बीते 40 साल में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट आई है और असल में कोरोना महामारी के चलते देश भर में 2 महीने संपूर्ण लॉकडाउन रहा, जिससे आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ गई। और दोस्तों जीडीपी के बारे में जान लेते हैं। किसी भी एक साल के भीतर देश में उत्पादित होने वाली सभी सामानों और सेवाओं का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी है। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति दर्शाता है। इससे पता चलता है कि देश का विकास किस तरह हो रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जीडीपी की गणना करता है और जीडीपी के आंकड़े हर तिमाही यानी साल में 4 बार जारी की जाती है। जीडीपी की गणना 4 घटकों के कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स के जरिए होती है। जीडीपी की गणना के लिए एनएसओ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय देश के 8 प्रमुख क्षेत्रों से आंकड़े प्राप्त करता है। इनमें कृषि, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, विद्युत, गैस सप्लाई, माइनिंग, वानिकी एवं मत्स्य, क्वेरिंग, होटल, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज और कम्युनिटी के अलावा सोशल व सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं। ये तो था दोस्तों जीडीपी के बारे में। और इसके साथ ही वित्त वर्ष 2020-21 के Q1 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर -23.9% रही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपनी लंबित AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया को खाली करने के लिए कितना समय दिया है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा 10 साल। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, टाटा टेली सर्विसेज जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनियों को अपनी लंबित AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया का भुगतान करने के लिए 10 साल का समय दिया है और शीर्ष अदालत ने दूरसंचार कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक अपने AGR बकाया का 10% तक का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि भुगतान किस्तों पर डिफॉल्ट ब्याज, जुर्माना और अदालत की अवमानना को आमंत्रित करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने समय पर भुगतान नहीं करने पर कोर्ट की अवमानना की भी चेतावनी दी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को लंबित AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का बकाया खाली करने के लिए 10 साल का समय दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस IIT ने दस्तावेजों की स्कैनिंग करने के में इस्तेमाल करने वाली चीन की ऐप के विकल्प के रूप में एक कैम स्कैनर की शुरुआत की? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा IIT बॉम्बे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत आह्वान को आगे बढ़ाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे ने मुख्य रूप से दस्तावेजों की स्कैनिंग करने में इस्तेमाल करने वाली चीन की ऐप के विकल्प के रूप में एक कैम स्कैनर की शुरुआत की। चीन के ऐप पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, तो IIT बॉम्बे के विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया यह नया ऐप एयर स्कैनर के नाम से जाना जाएगा और यह निःशुल्क उपलब्ध होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, IIT बॉम्बे ने दस्तावेजों की स्कैनिंग करने में इस्तेमाल करने वाली चीन की एक विकल्प के रूप में विकल्प के रूप में एक कैम स्कैनर की शुरुआत की और इस कैम स्कैनर का नाम एयर स्कैनर होगा और यह निःशुल्क उपलब्ध होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार संभाला है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा SR शर्मा ने। दोस्तों वाइस एडमिरल SR
शर्मा ने आज भारतीय नौसेना की चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया और अपने 3.5 दशक के शानदार कार्यकाल में एडमिरल शर्मा ने भारतीय नौसेना की विभिन्न क्षमताओं वाले विंध्यागिरी, राणा, कृष्णा और मैसूर जैसे नौसेना पोत का अपनी सेवाएं दी हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, एस.आर. शर्मा ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार संभाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर की महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, चारू सिन्हा बनी है। दोस्तों चारू सिन्हा 1996 बैच की तेलंगाना कैडर से है, जिन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर की आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है और यही पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में से एक श्रीनगर सेक्टर में सीआरपीएफ की आईजी के रूप में एक महिला को नियुक्त किया गया है। पहले उन्होंने बिहार सेक्टर के सीआरपीएफ में आईजी के रूप में काम किया है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रही है। बिहार में अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने कई नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया था। बाद में उन्हें सीआरपीएफ की जम्मू इकाई की इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। अब उन्हें श्रीनगर सेक्टर में आईजी के रूप में नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मित्रा ने एक नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, कियारा आडवाणी को। दोस्तों फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली फैशन मार्केट मिंत्रा ने बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है सही आंसर सही हमारा, गोवा में। दोस्तों भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा और यह फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 के कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है जो आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक के साथ वेदांता ने 10,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक सिंडिकेटेड ऋण के लिए समझौता किया? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, भारतीय स्टेट बैंक के साथ। वेदांता लिमिटेड ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ 10,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक बैंक समूह के जरिए दिए जाने वाले कर्ज के लिए गठबंधन किया है और बड़ी राशि का कर्ज देने के लिए कई बैंक एक साथ मिलकर उसकी व्यवस्था करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? दोस्तों इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, वे अमेरिका से थे। दोस्तों अमेरिकी एनिमेटर और स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था 2 सितंबर के करंट अफेयर्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 1 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, तेलुगु भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय किसानों और इसके खाद्य उद्योग के बीच खाई को पाटने के लिए एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा को लॉन्च किया है? वह देश है संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश में ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? इसका आंसर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास का अवकाश 2020 को खुद से अलग कर लिया है? वह देश है भारत। अगला क्वेश्चन है, किसने बेल्जियम ग्रां प्री 2020 जीता? लुइस हैमिल्टन ने।
अगला क्वेश्चन, किस देश के स्टार ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं? इसका आंसर है वेस्ट इंडीज। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सलामी बल्लेबाज निषाद परणविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? वह इसका आंसर है श्रीलंका देश। अगला क्वेश्चन, भारत ने संयुक्त रूप से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड जीता है? इसका आंसर है रूस। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो द्वारा अगले SBI अध्यक्ष के रूप में किसकी सिफारिश की गई है? उनका नाम है दिनेश कुमार खरा। अगला क्वेश्चन, जर्मनी में राजदूत मुस्तफा अदीब को किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित किया गया है? इसका आंसर है लेबनान देश। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया गया है? वो देश है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, Picodi.com के लिए एक रिपोर्ट के अनुसार 32,800 रुपये के औसत मासिक वेतन के साथ वैश्विक सूची में भारत का रैंक क्या है? 72वां। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मान मिला? इसका आंसर है 2019 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था 1 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।